हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसके फंक्शंस या कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आरबीआई की स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना हिल्टर यंग समिति की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब इसके संगठन तथा प्रबंध के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पूंजी के बारे में बात करेंगे। आरबीआई की वर्तमान पूंजी 5 करोड़ है, जो 100 रुपए वाले 5 लाख अंशों या शेयरों में विभाजित है। इस समय आरबीआई के सभी अंशों पर केंद्रीय सरकार का स्वामित्व है, क्योंकि रिजर्व बैंक अब एक सरकारी संस्था है। इसका प्रबंधन समझते हैं। आरबीआई का प्रबंध एक संचालक बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है। इस बोर्ड में 20 सदस्य होते हैं, जिनमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी, 10 संचालक जो कि भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 4 संचालक स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। गवर्नर आरबीआई का उच्चतम अधिकारी होता है। अब इसके कार्यालय के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो आरबीआई का जो प्रधान कार्यालय है वह मुंबई में स्थित है। इसके अलावा कुछ स्थानीय प्रधान कार्यालय भी हैं, जो कि नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थित हैं। इसकी कुछ शाखाएं भी हैं, जो कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, बायकुला मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना व त्रिवेंद्रम में स्थित हैं। अब समझते हैं कि आरबीआई में कितने विभाग हैं। तो इसमें 10 विभाग हैं, जिनके माध्यम से आरबीआई अपना कार्य करता है। उसमें सेक्रेटरी का कार्यालय है, चीफ अकाउंटेंट कार्यालय है, वित्तीय विभाग है, कानूनी विभाग है, बैंकिंग कार्यकलाप विभाग है, बैंकिंग विकास विभाग है, कृषि साख विभाग है, औद्योगिक वित्त विभाग है, विनिमय नियंत्रण विभाग है, अनुसंधान व सांख्यिकी विभाग है। अब समझते हैं कि आरबीआई के मुख्य कार्य या फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वह परंपरागत कार्य कुछ आरबीआई करता है। इसके अलावा वह कुछ विकासात्मक कार्य भी करता है। तो सबसे पहले हम आरबीआई के परंपरागत कार्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो परंपरागत कार्यों में सबसे पहला जो कार्य होता है वह नोट का निर्गमन है। आरबीआई को 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को छापने का एकाधिकार प्राप्त है। अर्थात जो भी करेंसीज आप देखते हैं उनमें से 1 रुपए और सिक्कों को छोड़कर सभी को जारी करने की जो शक्ति है वो केवल और केवल आरबीआई के पास है। दूसरा, यह सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। आरबीआई केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। यह विभिन्न सरकारों तथा सरकारी संस्थाओं से रुपया प्राप्त करता है और सरकार के आदेश से भुगतान करता है। सरकार के सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी आरबीआई ही करता है। आरबीआई को आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से ट्रेजरी बिलों को बेचने की भी व्यवस्था करता है। यह सरकारों के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध करता है और सरकारी कोषों का स्थानांतरण करता है। आरबीआई सरकार को आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी प्रदान करता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। केंद्रीय बैंक होने के कारण आरबीआई सब बैंकों का बैंकर होता है।
इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई अन्य बैंकों का मार्गदर्शन, नियंत्रण एवं संगठन करता है। संकट काल में अंतिम ऋणदाता के रूप में आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। आरबीआई विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय तथा विनिमय नियंत्रण का भी कार्य करता है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय भंडार, जिसको कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं, के परिरक्षक या कस्टोडियन के रूप में कार्य करता है तथा आईएमएफ के सभी सदस्य देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय करता है। आरबीआई विनिमय दर को स्थिर रखने का काम करता है तथा इसके लिए प्रायः मौद्रिक उपायों का सहारा लेता है। आरबीआई का सबसे प्रमुख कार्य साख का नियंत्रण करना होता है। तो आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य मौद्रिक नीति का निर्माण व उसकी व्यवस्था करना है। मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन के लिए आरबीआई साख नियंत्रण के विभिन्न उपायों को अपनाता है। तो साख नियंत्रण के विभिन्न उपाय कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आरबीआई किस तरीके से मौद्रिक नीति के माध्यम से देश के समष्टि भावी आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके अलावा यह कुछ अन्य कार्य भी करता है, जैसे कि बैंकिंग शिक्षा का विकास, आर्थिक सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्र करना तथा उनको प्रकाशित करना, समाशोधन गृह का कार्य करना, मुद्रा का हस्तांतरण, निर्यात सहायता और मुद्रा परिवर्तन का भी कार्य यह करता है। अब आरबीआई के हम विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका विकासात्मक कार्य है वह है बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। साधनों के अभाव और ब्याज की ऊंची दर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में रुकावट न पड़े, इसके लिए आरबीआई आवश्यक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने में प्रयत्नशील है। इसके अलावा आरबीआई कृषि साख के संबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई कृषि क्षेत्र को ऋण देने के अतिरिक्त कृषि साख से संबंधित अन्य कार्य भी करता है, जैसे सहकारी बैंकों का निरीक्षण, कृषि संबंधी सलाह देने के लिए स्थायी सलाहकार समिति का गठन। आरबीआई ने कृषि संबंधी कार्य 1982-83 से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको कि हम नाबार्ड भी कहते हैं, उसको सौंप दिया है। तीसरा काम औद्योगिक साख की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। यद्यपि आरबीआई उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं दे सकता, परंतु इसने दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं की स्थापना में बहुमूल्य योगदान दिया है, जैसे कि औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम, औद्योगिक विकास बैंक इत्यादि। आरबीआई लघु उद्योगों के विकास में भी सहायता प्रदान करता है और इसके लिए वह विशेष ध्यान देता है। इसने आवश्यकता के अनुसार नई वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की है ताकि लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और सबसे प्रमुख इसका कार्य होता है कीमत स्तर की स्थिरता। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण यह जरूरी हो गया कि देश की मौद्रिक नीति योजना विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते आरबीआई को दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहा गया। सबसे पहला, आर्थिक विकास के लिए वित्त प्रदान करे। दूसरा, मुद्रास्फीति संबंधी दबावों को कम करे तथा उन पर नियंत्रण करे। इसका अर्थ है कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में जो महंगाई की दशाएं हैं उन पर भी वह नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।